बीजेपी की नई टीम के ऐलान के बाद अब उसकी पहली बैठक की तारीख भी सामने आ चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम के साथ 22 अगस्त को बैठक करेंगे। नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई टीम का ऐलान किया, जिसमें 65 लोगों को संगठन में शामिल किया गया है, जिनमें 14 लोगों को टीम में दोबारा जगह मिली, जबकि 51 नए चेहरे शामिल किए गए। इनमें 12 महिलाएं हैं। बीजेपी की नई टीम में स्मृति ईरानी और राम माधव की वापसी हुई है। वहीं लंबे वक्त से आईटी सेल की जिम्मेदारी संभाल रहे अमित मालवीय बाहर हो गए हैं। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महास्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के 7 महीने बाद नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। इसमें पुराने अनुभवी नेताओं के साथ साथ नौजवानों को भी अच्छा खासा मौका दिया गया है। बीजेपी संगठन में इस बार 51 नए लोगों को एंट्री मिली है, जबकि 14 सदस्यों को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। पुराने नेताओं में सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है, जो 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और संगठन में काम करने का भी उनका अच्छा खासा अनुभव है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का है, जो 2014 तक पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। उन्हें इस बार फिर वही जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष पहले की तरह अपने पद पर बने रहेंगे। नितिन नवीन की टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 16 सचिव और दूसरे सदस्य समेत कुल 65 लोगों को जगह दी गई है। ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। बीजेपी संगठन में इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी भूमिका मिली है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद भी पार्टी में सक्रिय थीं और चुनाव में स्टार कैंपेनर की भूमिका निभा रही थीं। बीजेपी संगठन में राम माधव को उपाध्यक्ष बनाकर 6 साल बाद नेशनल टीम में वापस लाया गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा विनोद तावड़े, सुनील बंसल को भी फिर अहम रोल मिला है। वहीं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को फिर से महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, जबकि यूपी से आने वाले हरीश द्विवेदी और राजस्थान के सतीश पूनिया को भी पार्टी महासचिव बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर के संगठन में शामिल होना सौभाग्य भी है और मैं समझता हूं कि जो अपेक्षाएं हैं पार्टी की, उसको पूरा करने के लिए पार्टी ने सोचा है कि मैं राजस्थान से बाहर एक बड़े दायरे में काम करूं। अवसर मिला था हरियाणा का, बिहार का, दिल्ली का, उन सब अपेक्षाओं को पूरा किया। मैं समझता हूं कि मेरे लिए एक आनंद का, परिवार का, मित्रों का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं पार्टी के केंद्रीय संगठन में अपनी भूमिका निभा सकूं, तो मेरे लिए सौभाग्य है। ओडिशा से बैजंत पांडा, आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी, यूपी से रेखा वर्मा, गुजरात से वर्षाबेन को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र से डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल, मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य, कर्नाटक के एम नागाराजा, पश्चिम बंगाल से मधुचंद्र कर को जगह मिली है। यूपी से तारिक मंसूर को दूसरी बार उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री का कहना हमेशा ये है कि सबका साथ सबका विकास। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, किसी भी सेक्टर की हो, हेल्थ में हो, आवास योजना हो, गैस सब्सिडी हो, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। इसमें सब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। किसी भी रिलीजन का आदमी हो, किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर आदमी को एक समान देखा जा रहा है और सब लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई पूरी पार्टी चाहती है, सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने 2047। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।
नितिन नवीन की टीम में सबसे ज्यादा 8 लोग यूपी के हैं, जबकि 2 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 2 सचिव और 2 मोर्चों के अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से 6, महाराष्ट्र से 5, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात से 4-4, बिहार से 3 नेताओं को संगठन में शामिल किया गया है। नितिन नवीन ने बीजेपी आईटी सेल में बदलाव करते हुए इसकी जिम्मेदारी अमित मालवीय की जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को दी गई है। दीपक महस्के 2015 से ही आईटी सेल के प्रमुख थे। अमित मालवीय 2015 से ही आईटी सेल के इंचार्ज थे, जबकि उत्तराखंड से आने वाले अनिल बलूनी बीजेपी के मीडिया कन्वीनर बने रहेंगे। तरुण चुग को सेंट्रल ऑफिस का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा की कमान तेजस्वी सूर्या की जगह गुजरात के हेमांग जोशी को दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के रूप चौधरी को बीजेपी महिला मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी। पीएम मोदी ने भी बीजेपी की नई टीम को बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जिन्हें पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस ऊर्जावान टीम के पास जहां संगठन का भरपूर अनुभव है, वहीं जमीनी जुड़ाव भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे ये साथी पूरे समर्पित भाव से पार्टी को मजबूत करने के साथ ही जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी संगठन की नई टीम बनाने में यूपी समेत अगले 3 साल में होने वाले चुनावों का ध्यान रखा गया है। टीम में 12 महिलाएं हैं। साथ ही सामाजिक समुदायों और राज्यों को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में यूपी सरकार ने एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई के लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंप दी है। यूपी सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर 13 जून को 3 सदस्यों की एक एसआईटी बनाई थी। इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को सौंपी गई। टीम में आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को सदस्य बनाया गया था। एसआईटी ने जांच शुरू करने के बाद 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में इस मामले को लेकर कई सिफारिशें की गई थीं। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 8 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। और अब खबर कर्नाटक से है, जहां राज्य के कैबिनेट मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी और जेडीएस लगातार प्रदर्शन कर रही है। दोनों पार्टी के विधायकों ने सोमवार को विधानसभा के अंदर हंगामा किया और आज भी विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने देने की चेतावनी दी है। बीजेपी बी नागेंद्र पर वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में करोड़ों रुपए के गबन के मामले में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप लगा रही है। बी नागेंद्र को सिद्धरामैया सरकार में इस्तीफा देना पड़ा था। इस केस में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद डीके शिव कुमार की सरकार में उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया, जिसको लेकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। और अब खबर मिलावटखोरों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से जुड़ी हुई, जहां त्योहार पास आते हैं तो मिलावटखोर जो गैंग है वो एक्टिव हो जाता है। बाजारों में धड़ल्ले से नकली दूध, पनीर, खोया सब बिकने लगता है। हालांकि खाद्य विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही और भारी मात्रा में मिलावटी और नकली खाने की चीजें पकड़ी जा रही हैं। इसी क्रम में यूपी के मथुरा में टीम ने एक गोदाम में छापा मारा, जहां से 500 किलो नकली पनीर और 2000 किलो मिलावटी दूध नष्ट करवाया गया। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में फूड डिपार्टमेंट की रेड जारी है और लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील की जा रही है। त्योहार नजदीक आए, मिलावटखोर एक्टिव हो गए। सेहत से हो रहा खिलवाड़,
नकली दूध पनीर कर देगा बीमार। धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी खाना, जरा बचकर रहना। ये 500 या 1000 लीटर दूध नहीं, पूरे 2000 लीटर दूध है, जिसे ड्रम के ड्रम पलटकर पानी की तरह बहा दिया गया। दुकान में दूध की नदी बहने लगी। सड़क से लेकर नाली तक सिर्फ दूध ही दूध बहता दिखा। यही हाल पनीर का भी किया गया, जहां सैकड़ों किलो पनीर गड्ढे में फेंकी गई और बुलडोजर से नष्ट करवा दिया गया। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां इन दिनों एक तरफ मिलावटखोर एक्टिव है तो दूसरी तरफ खाद्य विभाग फुल एक्शन में है। और उसी का नतीजा है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने शेरगढ़ के हुसैनी गांव में एक गोदाम में छापा मारकर केमिकल से बन रहे पनीर और दूध का भंडाफोड़ किया। ये नकली पनीर और दूध बाजार में बिकने के लिए रेडी था, लेकिन इससे पहले ही खाद्य विभाग ने सब नष्ट करवा दिया। टीम ने मौके से 500 किलो नकली पनीर और 2000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया। यानी गांव जो शेरगढ़ थाने में, उसमें 500 किलो पनीर और 2000 लीटर दूध संदिग्ध पाया गया था, जिसे नष्ट भी कराया गया है। जो दोषी लोग थे उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई गई है और इसी दिशा में लगातार छापे भी डाले जा रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है। संदिग्ध चीज मिलने पर उन्हें नष्ट भी कराया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमको इसकी जानकारी दें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो चोरी छुपे भी करने का प्रयास कर रहा है उस पर भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। शासन की स्पष्ट मंशा है, हम किसी भी मिलावटखोर को किसी भी दशा में छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो गैंगस्टर भी लगाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर NSA की भी कार्रवाई करेंगे। मिलावटखोर कैसे इस पनीर को बना रहे थे, जब ये जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये लोग पनीर को सफेद करने के लिए उसमें टिनोपाल और रंग काट डालते थे। अब ये क्या होता है जरा समझिए। टिनोपाल असल में ऑप्टिकल ब्राइटनर है, जिसका इस्तेमाल डिटर्जेंट को ज्यादा सफेद और चमकीला दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन मिलावटखोर इसका इस्तेमाल नकली या मिलावटी पनीर को ज्यादा सफेद और ताजा दिखाने के लिए कर रहे थे। वहीं रंग काट भी एक तरह का ब्लीचिंग केमिकल है, जिसका इस्तेमाल कपड़ों से रंग हटाने या हल्का करने के लिए होता है। परेशानी की बात यह है कि ये दोनों ही केमिकल किसी खाने की चीजों में नहीं डालने चाहिए, वरना कोई भी गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। उद्देश्य यही है कि चाहे वो पनीर हो, चाहे दूध हो या दूध से बने प्रोडक्ट हो या पेड़ा हो, वो किसी भी प्रकार से मिलावटी किसी को ना मिले और जो भगवान जी को भोग भी चढ़े वो बिल्कुल विशुद्ध हो और जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जो हल्की फुल्की मिलावट के नमूने मतलब मिले थे, रिपोर्ट्स मिली थी, उनमें 28 लाख रुपए की फाइन भी लगाई गई है और 28 लाख वसूले भी गए हैं। पूरा उद्देश्य यही है कि हमारा ब्रज का जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी खाने पीने की चीजें हैं, वो शुद्ध हों, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। इससे पहले गुरुवार को मथुरा में ही करीब 1800 किलो मिलावटी पनीर और दूध को नष्ट कराया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,62,000 बताई गई। और बुधवार को 1500 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया गया। यानी साफ है कि मिलावटखोर लगातार एक्शन के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि त्योहारों को देखते हुए यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी FDA लगातार छापेमारी कर रहा है। गुजरात के सूरत और बनासकांठा में 2 से 3 हजार नहीं, बल्कि करीब 6000 लीटर नकली घी जब्त किया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस संयुक्त ऑपरेशन में नकली घी बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया। टीम ने सूरत के कामरेज और बनासकांठा के डिसा में फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां से करीब 6000 लीटर मिलावटी घी और 1485 लीटर पाम ऑयल का जत्था बरामद हुआ, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जांच में सामने आया कि फैक्ट्री मालिक के पास कोई फूड विभाग का लाइसेंस ही नहीं था। सूरत में कामरेज और डिसा में बनावटी घी यानी कि पाम तेल में से वो घी बना रहे थे और दोनों फैक्ट्री को सील कर दिया और पुलिस की टीम ने ड्रग्स विभाग हमारे अधिकारियों को साथ रखकर सील कर दिया और नमूना आने के बाद कोर्ट में केस होगा और सजा मिलेगी उसको। करीब दोनों जगह से 6000 लीटर बनावटी घी मिला है
और कहीं वो अपना पैकिंग के साथ लूज पैकिंग में बेचते थे। वो सारे लूज पैकिंग और जहां जहां उन्होंने दिया वहां से भी हमने सीज करके वो नाश करने की एक प्रोसेस कर रहे हैं। शहर शहर मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन जारी है, तो दूसरी ओर लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जो भी बाजार से खरीदे उसे चेक जरूर कर लें। और अब खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अथर्व जगताप पर जानलेवा हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक स्टंट करने के दौरान गाड़ी को कट मारने की बात को लेकर आरोपी रील स्टार माधवी कुंभार और उसके साथियों की इन्फ्लुएंसर अथर्व जगताप से बहस हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने एक कैफे के बाहर अथर्व को घेर लिया। गाली गलौज हुई, लात घूंसे चले, कुर्सियां और धारदार हथियार से भी बेरहमी से पीटा गया। घटना के बाद अथर्व को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है और मुख्य आरोपी माधवी कुंभार को उसके साथियों समेत कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश हो रही है। पुणे शहर अंतर्गत डेक्कन पुलिस स्टेशन में 15 अगस्त के अर्ली आवर्स में एक घटना हुई थी। वो घटना हमें रिपोर्ट हुई। उस घटना के तहत हमने 34/27 ये गुना दाखिल किया है। इसमें 8 आरोपी को हमने अरेस्ट किया है, बाकी 2 आरोपी अरेस्ट करना अभी भी बाकी है। इसमें फिरियादी अथर्व प्रमोद जगताप है। ये खुद एक रील स्टार है। वो और अपने दोस्तों के साथ फ्लाइंग जिप्सीज होटल में रात के टाइम रुके हुए थे। जो उनका मतलब चाय नाश्ते का जो कार्यक्रम था वो चल रहा था। उधर ही दूसरे रील स्टार का जो गट था, माधवी राजेश कुमार और उनके जो दोस्त थे, वो वहाँ पर पहुंचे और उन पर हमला करके उनको चोट पहुंचाई है। जैसे ही ये खबर हम तक पहुंची, हमने गुना दाखिल करवा लिया है। इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो पिछले 1 साल से इन दोनों गटों में, दोनों रील स्टार के गटों में झगड़ा चल रहा था। जब ये पिछले साल सातारा के कास पठार पे गए थे, उस टाइम पे गाड़ी ओवरटेक करने के कारण और गाड़ी को डैश लगने के कारण इन दोनों में मुठभेड़ झगड़ा हुआ था। उसके बाद ये कंटिन्यूस एक दूसरे के रील्स पे, एक दूसरे के यूट्यूब वीडियोस पे मलेशियस या वर्गल कमेंट्स वगैरह करते थे। एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए अलग अलग कृत्य करते थे। ये सब इन दोनों के गटों के बीच में चल रहा था। जैसे ही 15 अगस्त के अर्ली आवर्स में माधवी के दोस्तों को पता चला कि अथर्व यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वैसे ही माधवी और उसके दोस्तों ने आकर अथर्व पे हमला किया। कुछ छोटे मोटे गुने दाखिल है। अब बड़ी खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है, जहां नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 17 करोड़ रुपए की नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की खेप बरामद की। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हनुमानगढ़ टाउन पुलिस और एसआईटी ने सिंधी मोहल्ले में एक गोदाम पर दबिश दी। पुलिस ने गोदाम से कुल 4,12,332 टैबलेट्स और कैप्सूल बरामद किए। इनमें एनडीपीएस वाली 32 टैबलेट्स शामिल हैं। पुलिस ने एक गाड़ी भी जब्त की। कार्रवाई के दौरान आरोपी मनप्रीत सिंह, विनोद कुमार, पप्पू सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में इन नशीली दवाओं को सप्लाई कर रहे थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों के तार कहां-कहां से जुड़े थे, दवा कहां से लाते थे और कहां-कहां बेच रहे थे। और अब बात मौसम की। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। ओडिशा, झारखंड में तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। ओडिशा में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। ओडिशा में जाजपुर और भद्रक जिलों में बाढ़ से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 500 से ज्यादा कैंप्स बनाए गए हैं। बाढ़ का पानी उतरने तक इन लोगों को कैंप में ही रखा जाएगा।
लहरों का प्रचंड वेग कार को बहा ले जाने पर आमादा है, लेकिन इन तेज रफ्तार धार के बीच में डटकर खड़े एसडीआरएफ के जांबाज, जिनके सामने टारगेट है इस कार में सवार युवक को बचाने का। कार के ऊपर देखिए, आपको एक युवक दिखाई देगा, जबकि गाड़ी के नीचे दोनों तरफ एसडीआरएफ के जवान रस्सी लेकर खड़े हैं। युवक गाड़ी से बाहर निकलता है और पास खड़े एसडीआरएफ के जवान के पास पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। लहरों का वेग उतना ही प्रचंड है। बेहोश युवक को जवान बड़ी मुश्किल से किनारे पर लाते हैं और उसकी जान बचाई जाती है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां बेन नदी में ये गाड़ी गिर गई। गाड़ी में 2 युवक थे। उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाया और बेहद मुश्किल ऑपरेशन में दोनों को बचा लिया गया। हमें सूचना मिली लगभग 9:15 बजे के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई। तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति उसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है उपनदी नदी में और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। तो उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया। हमें ये दिखा कि जो व्यक्ति अंदर है वो भी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ और हमारी टीम उसी हौसले के साथ आगे बढ़ी और सभी हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं सभी के प्रयास से हमारे रोप के माध्यम से उस तक पहुंच बनाई और उस व्यक्ति को हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू की ये अकेली तस्वीर नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में अचानक तेज बारिश की वजह से रास्ते में सैलाब आ गया। लोग बड़ी मुश्किल से रास्ता पार कर सके। एक महिला तो बाल बाल बची। वहीं देहरादून में भारी बारिश की वजह से ईसी रोड, आईटी पार्क और कैंट विधानसभा के शास्त्री नगर में सड़कों पर सैलाब आ गया। तेज बहाव में कारें बहने लगी। देहरादून के शास्त्री नगर की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यहां पानी का बहाव इतना तेज था कि एक सफेद कार बहने लगी। स्थानीय लोगों ने मिलकर कार को रोका और उससे फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं दूसरी तरफ एक गली से पानी इतनी तेजी से आया कि घरों से कूलर और फ्रिज तक बह गया। बाइक और ई रिक्शा पानी में डूब गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें इलाके में तैनात हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि जल भराव वाले रास्तों पर गाड़ी न ले जाएं और बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा की आरती का स्थान 5वीं बार बदला गया है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती अब छत पर संपन्न कराई जा रही है। दशाश्वमेध घाट पर पानी सीढ़ियों से ऊपर आ गया है। हालांकि इससे श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और लगभग दशाश्वमेध घाट जो है वो पूरे तरीके से जो है वो जलमग्न हो गया है और घाट पर पर्याप्त जगह न होने के कारण जो कि सावन का महीना भी चल रहा है, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए जो है गंगा सेवा निधि द्वारा जो भगवती माँ गंगा की दैनिक महाआरती होती है दशाश्वमेध घाट पर, वो उस स्थान पे न होकर के आज स्थान परिवर्तित होकर के गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर हो गया। ओडिशा में बारिश ने क्या हाल किया है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम मोहन चरण मांझी ने नाव की मदद से भद्रक और जाजपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया।
दोनों जिलों में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब तक 2,77,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उन्हें लगभग 531 राहत शिविरों में रखा गया है। इन इलाकों में आज फिर से बारिश का अनुमान है, इसलिए उत्तरी ओडिशा के संवेदनशील इलाकों में लगभग 100 बचाव दल तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं, जहां भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। ये सड़क सैलाब की वजह से टूटी। कांवड़ियों की जान आफत में पड़ गई, बड़ी मुश्किल से रास्ता पार किया। छत्तीसगढ़ का बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है और मुश्किल ये है कि यहां आज भी भारी बारिश का अलर्ट है।